पर्टिकुलर प्लेस मिलता है। जैसे कि जो पाकिस्तान जो देश है, हमारे जो नेबर कंट्री है, that is a Muslim dominated country, we have also seen that under the right to equality there is a guarantee, that government will not discriminate on the basis of religion in giving employment. भारत में जो रोजगार के अवसर हैं वो सबको समान तौर पर उपलब्ध हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करती है गवर्नमेंट on the basis of religion. The institutions run by the state will not preach any religion or give religious education. कोई धर्म के नाम पर जो ये कोई धार्मिक पढ़ाई नहीं की करवाई जाती स्कूलों में, और कोई जो पर्टिकुलर त्यौहार या धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को फेवर नहीं किया जाता जो कि किसी पर्टिकुलर धर्म के हों. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोविजंस इज टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म. सेक्युलर, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इसका क्या उद्देश्य है इसका कि टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को स्थापित करना. सस्टेन करना मतलब टू कीप अप, और नर्चर मतलब उसको और बढ़ावा देना. तो एक और कंसेप्ट है यहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. तो व्हेन वी टॉक ऑफ द इंडियन सोसाइटी द इमेज ऑफ डाइवर्सिटी कम्स बिफोर आवर माइंड. जब हम भारत की समाज की बात करते हैं तो एक बहुत तरह की विविधता है हमारे देश में. इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ ए मोनोलिथिक सोसाइटी. एक जैसे सिर्फ एक ही भाषा के, एक ही कल्चर के लोग नहीं रहते यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा हेट्रोजिनस ग्रुप है सोसाइटी का. वी आर अ सोसाइटी दैट हैज़ वास्ट डाइवर्सिटी. बहुत सारी विविधता है. In such a society that is full of diversity, there would be social sections which are smaller in number compared to some other groups. अब जैसे देखिए कुछ जो लोग ग्रुप हैं वो माइनॉरिटी में है, वो अल्पसंख्यक है. मेजॉरिटी होता है बहुसंख्यक, बहुत ज़्यादा संख्या में. जैसे हिंदू भारत में ज़्यादा संख्या में, मेजॉरिटी में, और माइनॉरिटी आप वर्ड यूज़ करते हो जैसे कि जैसे क्रिश्चियंस हैं या दलित हैं, वो माइनॉरिटी में. तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ. जो विविधता है हमारी ताकत है. वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन इज़ द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ टू मेंटेन देयर कल्चर. ये माइनॉरिटीज़ मतलब जो अल्पसंख्यक हैं उनका ये अधिकार है कि वो अपना कल्चर भी, अपनी संस्कृति को मेंटेन कर सके. दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज़ नॉट डिपेंडेंट ओनली. ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है ये डिपेंडेंट नहीं है धर्म पर. लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़ आर आल्सो इंक्लूडेड. भाषा संबंधी और सांस्कृतिक जो संबंधी जो माइनॉरिटी जो कम संख्या वाले लोग हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है. माइनॉरिटी आर ग्रुप्स दैट हैव कॉमन लैंग्वेज और रिलीजन एंड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री. ये अल्पसंख्यक जो होते हैं, कम संख्या वाले ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी जो भाषा जो है वो सेम है, धर्म सेम है, और वो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंट्री में रहते हैं. दे आर आउट नंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन. कुछ जो और सामाजिक जो ग्रुप हैं वो उनको आउट नंबर करते हैं, मतलब उनका नंबर उनसे ज़्यादा, जैसे हिंदू धर्म के लोग जो ज़्यादा रहते हैं भारत में. सच कम्युनिटीज़ हैव अ कल्चर, लैंग्वेज एंड अ स्क्रिप्ट ऑफ देयर ओन. उन ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका एक अपना संस्कृति है, भाषा है, और अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग है, और उसको कंजर्व करना, उनको दे हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप दिस, और उसको कंजर्व करना है, संरक्षण देना है. ऑल माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, भाषा संबंधी, धर्म संबंधी जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मतलब जो पढ़ने के लिखने के संस्थान खोल सकते हैं. वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं. द गवर्नमेंट विल नॉट after while granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the basis that it is under the minority. तो अब जो गवर्नमेंट है हमारी वो जब एड्स देती है, हेल्प देती है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो शिक्षण संस्थाओं को जो हेल्प देती है
तो उसमें कोई भेदभाव नहीं करती कि कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मनी दे और कहीं को कम दे। हर संस्था को बराबर का अधिकार मिलता है और दैट वाज नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, और एवरीवन इज़ ग्रांटेड इक्वल अपॉर्चुनिटी। और इस तरह से हमारे यहाँ जो संविधान है उसमें हर को बराबर के अधिकार है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड ये दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और वट एवर कम्स इन दिस पिंक कलर जो मैं लिखा हुआ है ये, दैट यू विल स्टडी योर सेल्फ। ये कलर्ड पोर्शन है, ये आप अपने आप पढ़ेंगे। और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ेंगे और दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। तो और ये टू पोर्शन जो है दैट हेलो क्लास 11, दिस इज लेसन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और दिस चैप्टर इज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. One would agree that our constitution contains a very impressive list of fundamental rights, but merely writing down a list of rights is not enough. एक लिस्ट बनाई है फंडामेंटल राइट्स की, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसकी एक लिस्ट बनी हुई है, बस सिर्फ एक लिस्ट लिख लेना देने से सब कुछ नहीं हो जाता। एक तरीका होना चाहिए, एक वे होना चाहिए. इट मस्ट बी रियलाइज इन प्रैक्टिस एंड डिफेंडेड अगेंस्ट एनी अटैक ऑन दिस राइट्स. तो अब यहाँ पर ये वर्ड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. what is the meaning of this sentence? Right to constitutional remedies is the means through which this has to be achieved. What has to be achieved? Realization of these constitutional rights. ये जो संवैधानिक अधिकार हैं इनको इन संवैधानिक अधिकारों को रियलिटी में उनको लागू करना, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में आता है. डॉक्टर अंबेडकर considered the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution. मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का. इट इज़ सो बिकॉज दिस राइट गिव्स अ सिटीजन द राइट टू अप्रोच a high court or supreme court to get any of the fundamental right restored in case of their violation. मतलब ये हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है. The Supreme Court and the High Court can issue orders and give directives to the government for the enforcement of the rights. जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है वो ऑर्डर्स दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है गवर्नमेंट को कि ये जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, हमें ये सक्सेसफुली फोर्सफुली लागू किए जाएं. तो यहाँ पर द कोर्ट्स कैन इशू वेरियस स्पेशल ऑर्डर्स एज दे आर नोन एज रिट. हम रिट कर सकते हैं कोर्ट में. हाबियस कॉर्पस, ये हाबियस कॉर्पस क्या है? Sometimes this question is also comes in the exams. What is the meaning of this habeas corpus or habeas corpus? Okay, तो this what is the meaning of, ये भी right to constitutional remedies में आता है. और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि आपका अधिकार है, that is sorry wait a minute. Habeas corpus, it means a writ of habeas corpus means that court orders that the arrested person should be present before it. जो भी पर्सन जो हमने जो मतलब पुलिस अरेस्ट कर लेती है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है. It can also order to set free an arrested person if the manner or ground of arrest are not lawful or satisfactory. तो ये habeas corpus क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर जो कोई भी पर्सन अगर हम अरेस्ट करते हैं जिसको तो पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको ही और शी मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट. उसको कोर्ट के सामने हाजिरी देनी पड़ती है. अगर वो कोर्ट के सामने वो हाजिर किया गया और वो उस पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं और वो लगा कि वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या कानूनी रूप से सही नहीं है तो उसे छोड़ दिया जा सकता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
कई बार अगर अननेसेसरी कोई अरेस्ट करता है तो किसी पर्सन को, तो वो उसके वायलेशन होगा उसके राइट्स का। नेक्स्ट इज मैंडेमस। दिस रिट इज इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। कोई ये जो रिट है ये तब इशू होती है जब कोई जो ऑफिस में जो वर्क करने वाला पर्सन है, ऑफिस कोई पर्टिकुलर ऑफिस को बिलोंग करता है, और तो वो क्या कर रहा है, अपना लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, अपना लॉफुल काम नहीं कर रहा है, एंड इन्फ्रिंजिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, और किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। दिस इट इज इशूड बाय अ हायर कोर्ट। हायर कोर्ट इसको इशू करती है व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिस्डिक्शन। अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस रिट को इशू करता है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना मतलब रोकना, कि अगर जो लोअर कोर्ट है वो जो केस को देख रहा है, वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर की है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नहीं, वो उसको देख रहा, ही वॉज जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने उसको कहा है कि ये केस नहीं फॉलो करना है, देन अगेन अ लोअर कोर्ट इज फॉलोइंग दैट डिसीजन, तो देन प्रोहिबिशन रिट इज इशूड। देन एक है क्वो वारंटो। if the court find that a person is holding office but is not entitled to hold that office, जैसे कोई किसी को एग्जीक्यूटिव बना है या कोई पर्टिकुलर पोस्ट में है और उस पोस्ट में वो नहीं हो सकता था, और उसकी क्वालिफिकेशन या मैटर नहीं करती, तो क्वो वारंटो इशू होता है, और उसको रेस्ट्रिक्ट दैट पर्सन फ्रॉम एक्टिंग ऑन एज एन ऑफिस होल्डर। एक सर्टियोरी भी है, ये सर्टियोरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंडर दिस रेट द कोर्ट ऑर्डर्स अ लोअर कोर्ट, जो कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, वो लोअर कोर्ट को ऑर्डर करेगा या किसी और अथॉरिटी को ऑर्डर करता है टू ट्रांसफर अ मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू अ हायर अथॉरिटी और कोर्ट। जो लोअर कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है, मतलब जो अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसको हायर अथॉरिटी या कोर्ट में भेज दो। तो ये सारे जुडिशरी के अदर मेजर्स आर देयर, दीज मेजर्स आर देयर। और तो यहाँ पर आपके ह्यूमन राइट कमीशन भी, आपने एक वर्ड सुना होगा, मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग क्या करता है कि जब भी किसी के मानव के अधिकारों का, राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर दे आर वायलेटेड, अगर उनका उल्लंघन होता है तो ह्यूमन राइट कमीशन इज़ देयर। और जो पुअर इलिटरेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो अपने अधिकारों को क्या कर सकते हैं, दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स। और यहाँ पर मानवाधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, और वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं कि आप पिटीशन दर्ज कर सकते हैं अपनी, कि आपको ये प्रॉब्लम है या आपके साथ ये इनजस्टिस हुआ है, तो ह्यूमन राइट जो कमीशन है वो हेल्प करता है। तो नाउ इस जस्ट वी आर गोइंग टू स्टडी वन मोर थिंग, दैट इज डायरेक्ट